ये बिल बेमानी है। इस बिल का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सरकार महिलाओं को मदद नहीं करना चाहती है, महिलाओं के बिल की आड़ में अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहती है, और वो उद्देश्य है डिलिमिटेशन। मत उसके खिलाफ महिलाओं के अपमान का वो लगा, घसीटी गई लड़कियां। प्रधानमंत्री कहां थे? उनका मुंह क्यों नहीं खुला? सबसे बड़ा सवाल है। मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा करके घुमाया गया। प्रधानमंत्री, क्या वो महिलाएं नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं है? वो इस देश की महिला नहीं है? वो महिलाओं के सेंटिमेंट से उनका सेंटिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है? अब ऐसी स्थिति में महिलाएं कहां जाएंगी? महिलाएं, खास करके ओबीसी महिलाएं, क्या वो गोबर पाती रहेंगी? क्या वो गेहूं काटती रहेंगी? मैंने विश्वविद्यालय में कितनी महिलाएं हैं ओबीसी? ओबीसी महिलाएं कहां जाएंगी? ओबीसी की आबादी इस देश में 60% से ज्यादा है। बिहार का जो सर्वे आया उसमें 63% आया है ना। मंडल कमीशन ने 52% कहा। तो अगर ओबीसी की महिलाएं हैं, खेत जिनके पास नहीं है, क्या वो गोबर ही पातेंगी, पशुपालन ही करेंगी, गेहूं ही काटेंगी, खेतों में ही मरती रहेंगी, या विश्वविद्यालयों में पहुंचेंगी, नौकरियों में भी पहुंचेंगी? कभी वो सिलिकॉन वैली पहुंचेंगी? उनके सपने कब पूरे होंगे? तो ये तो वीमेन रिजर्वेशन बिल कभी भी ला सकते हैं, लेकिन इनका इरादा नहीं है। ये डिलिमिटेशन उसकी आड़ में करना चाहते हैं, परिसीमन। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। महिला आरक्षण बिल पर नारी वंदन के नाम पर बिल पेश किया जाता है और सीधे तौर पर पेश करने से पहले ही विवाद शुरू हो जाता है, जहां पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि हम तो नारियों का सम्मान करते हैं और उसी के लिए महिला आरक्षण बिल लेके आए। तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को लताड़ते हुए कह दिया है कि नारी केवल नारा रह गया है इन लोगों के लिए। सीधे तौर पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर संदीप यादव मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिला आरक्षण बिल 23 से मांग शुरू होती है और चुनावों के बीच मिलने की बात। बिल्कुल, एक तरह का ये चुनावी जुमला है, और ये चाहते हैं कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, या जो भी चुनाव है, वो इस ये जो बिल है वीमेन्स रिजर्वेशन बिल, एक्चुअली उससे प्रभावित हो जाए। उससे इनके कई पर्पज हैं। एक तो डिलिमिटेशन का मसला है, परिसीमन वाला। वो चाहते हैं कि ये बिल के बहाने ये चर्चा हो और वेस्ट बंगाल में जो वीमेन वोटर्स हैं वो हमारे फेवर में वोट करें, या फिर इन्होंने जिन लोगों के वोट काटे हैं, अभी तो हाल ही में ममता बनर्जी को एक सफलता मिली है कि जिन 27 लोगों के वोट काटे गए थे, उसमें जो लोग अपनी माने जो उनका प्रॉब्लम था उसको नहीं प्रूफ कर पाए, या उसको मौका नहीं मिला था, उसकी वजह से कोर्ट ने कहा कि इनको आप वोट डालने का अवसर दीजिए। तो एक जीत है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के जो वोटर्स हैं वो ज्यादातर महिला वोटर्स हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए इतनी योजनाएं लागू की है पश्चिम बंगाल में, कन्याश्री योजनाएं, तमाम योजनाएं, उनको इंपावर करने के लिए समूह और तमाम तरह के काम किए हैं। तो महिलाएं पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ हैं, और 5% के आसपास 91 लाख वोट काटने के बावजूद भी मसला ये है कि ममता बनर्जी जीतती हुई दिख रही हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, जो आलोचक हैं, कि अगर ये पश्चिम बंगाल में इतना सब कुछ करने के बाद जीत जाए तो ये बताएंगे कि हम इसी वजह से जीते हैं। दूसरा मसला ये है कि वीमेन रिजर्वेशन बिल ये कह रहे हैं कि हम 2011 की जनगणना के हिसाब से लाएंगे। तो ये तो वीमेन रिजर्वेशन बिल कभी भी ला सकते हैं, लेकिन इनका इरादा नहीं है। ये डिलिमिटेशन उसकी आड़ में करना चाहते हैं, परिसीमन। परिसीमन में बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, और जो परिसीमन में चीजें निकल के आ रही हैं उसमें बहुत दिक्कतें हैं। अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने जो डिलिमिटेशन का बिल है उसकी प्रति जलाई है, सिंबॉलिक रूप से, क्योंकि दक्षिण के राज्यों को बहुत नुकसान हो रहा है। आज परिसीमन की बिल का पार्लियामेंट में उस पर चर्चा भी थी। तो अब आप कल पता चलेगा। बिल के बारे में मुख्यतः जानना है। महिला आरक्षण बिल की मांग का समर्थन तो पहले विपक्ष कर रहा था, लेकिन अभी विरोध किया जा रहा है ये कहते हुए कि कोटे के अंदर कोटा देना होगा, यानी कि महिला आरक्षण बिल भी छलावे के तौर पे देख रहे हैं आप लोग। देखिए, जो महिलाएं हैं ना, कोटे के अंदर कोटा जब तक सुनिश्चित नहीं होता है, ये बिल सही में पूर्ण नहीं है। 33% जो रिजर्वेशन महिलाओं का लागू होगा उसमें SC ST महिलाएं तो हैं, मान लीजिए, ओबीसी महिलाएं कहाँ जाएंगी? ओबीसी की आबादी इस देश में 60% से ज्यादा है। बिहार का जो सर्वे आया उसमें 63% आया है ना। मंडल कमीशन ने 52% कहा। तो अब ऐसी स्थिति में महिलाएं कहाँ जाएंगी? महिलाएं, खास करके ओबीसी महिलाएं, क्या वो गोबर पाती रहेंगी? क्या वो गेहूं काटती रहेंगी? मैंने विश्वविद्यालय में कितनी महिलाएं हैं ओबीसी? उनको, जिनको प्रोफेसर होना चाहिए वो इंस्टीट्यूशन से बाहर हैं, जिनको CA होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, इसलिए नहीं है क्योंकि वो समय पे विश्वविद्यालय या विद्यालय नहीं पहुंची। तो वो महिलाएं जो हैं, एक्चुअली लाभ किसको मिलेगा उस रिजर्वेशन का? जिस तबके की महिलाएं पढ़ रही हैं। विमेन रिजर्वेशन में आप अगर स्पेसिफाई नहीं करोगे तो उनकी जो सीटें हैं वो चली जाएंगी अपर कास्ट महिलाओं को। अपर कास्ट जो महिलाओं का एनरोलमेंट है विश्वविद्यालयों में, वो आप निकालिए। आपके पास चूंकि आंकड़े नहीं है तो आप बता नहीं सकते हो। जातिगत जनगणना इसीलिए बहुत जरूरी है। आप जब आंकड़े करोगे, निकाल के लाओगे, तो मालूम चलेगा कि जो अपर कास्ट महिलाएं हैं
वही सत्ता के स्ट्रक्चर में ज्यादा है महिलाओं के रूप में, तो उनको लाभ मिलेगा। बाकी ये महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, वो पढ़ी लिखी हैं ही नहीं, तो लाभ तो मिलेगा नहीं। तो लाभ नहीं मिलेगा तो ये जो पर्पज है रिजर्वेशन का वो डिफीट हो जाएगा। महिलाओं को, आप खास करके ओबीसी महिलाओं को जब तक ये इस बिल में नहीं जोड़ा जाएगा, ये बिल बेमानी है, इस बिल का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सरकार महिलाओं को मदद नहीं करना चाहती है, महिलाओं के बिल की आड़ में अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहती है, और वो उद्देश्य है डिलिमिटेशन, मतलब परिसीमन। अच्छा, महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर आप इसका विरोध करेंगे तो प्रचार मेरा हो जाएगा, इसलिए मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि आप भी समर्थन करिए, मैं भी समर्थन करता हूं, सबका भला हो जाएगा। देखिए, पीएम साहब का ये अपना नजरिया है, लेकिन और वो किस चीज पर वोट मांगेंगे? उन्होंने महिलाओं के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोज उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। अभी कोर्ट ने एक एसपी को बुरी तरह से डांटा है, एक ही लड़की का 2 बार यौन उत्पीड़न हुआ। अब देखिए ना कि कितनी बलात्कार की दर कितनी बढ़ गई है। उन्हीं की पार्टी का जो एमपी था, उसके खिलाफ महिलाओं के अपमान का वो लगा, घसीटी गई लड़कियां। प्रधानमंत्री कहां थे? उनका मुंह क्यों नहीं खुला? सबसे बड़ा सवाल है। मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा करके घुमाया गया। प्रधानमंत्री क्या वो महिलाएं नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं है? वो इस देश की महिला नहीं है? वो महिलाओं के सेंटिमेंट से उनका सेंटिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है? तो उन पे कुछ हुआ नहीं तो आज महिलाओं की ये बात कर लेंगे तो महिलाएं उनके लिए पागल हो जाएंगी। गैस जो है 40 रुपए की गैस 400 रुपए किलो लोग खरीद रहे हैं। आपकी जो नीतियां थी उसकी वजह से पूछिए लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है। नोएडा में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं 10,000 रुपए में गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, ये आप ही की सरकार में है ना कि 18,000 की सैलरी उनकी एजेंसी को मिलता है और उनको हाथ में मिलता है 12,000 रुपए, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए कई मजदूर बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों से 10,000 की सैलरी पा रहे हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब महंगाई इस 5 सालों में कितनी बढ़ चुकी है? जो कोविड में मसला था उसका ठीक दुगना हो गया है। कोविड से पहले दाल जो थी 120 रुपए किलो थी, 200 रुपए किलो है। सरसों का तेल 120 रुपया 110 रुपया था, 210 चला गया है, जो असली सरसों का है, दुगना हो गया है। उनकी सैलरी क्या हुई है? जस की तस है। कहां जाएगा वो वर्ग? कैसे जिएगा? इस देश के नदी नाले पहाड़ आसमान हवा में सबकी हिस्सेदारी नहीं है। वो पैदा हुआ है तो क्या केवल बस गार्ड, वो क्या पीढ़ियों दर पीढ़ी गार्ड ही बनता रहेगा? अगर ओबीसी की महिलाएं हैं, खेत जिनके पास नहीं है, क्या वो गोबर ही पाथेंगी, पशुपालन ही करेंगी, गेहूं ही काटेंगी, खेतों में ही मरती रहेंगी, या विश्वविद्यालयों में भी पहुंचेंगी, नौकरियों में भी पहुंचेंगी? कभी वो सिलिकॉन वैली पहुंचेंगी? उनके सपने कब पूरे होंगे? उनके सपनों को पंख कब मिलेगा? उन मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम और 8 घंटे अपनी आजादी से जीने की आजादी कब मिलेगी? कैसा हम समाज बना चुके हैं। इसी दिल्ली में लोगों के पास 2 कमरे का घर नहीं है, जहां न ठीक से पानी मिलती है, ना हवा मिलती है, ना धूप आती है। तो भैया हमको ऐसा देश चाहिए जहां गरीब से गरीब आदमी, जब उसको 2 कमरे होंगे, धूप पानी और हवा आएगी, तो हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए। मानव जो है ना इन्हीं सब बेसिक चीजों को चाहता है। उसके बाद जो उसके पंख है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसको वो उड़ान दे देगा। ये जो साथी जा रहा है ठेला चला के, वो देखिए कितना मुश्किल का काम है। अगर वो पढ़ाई में नहीं आता है उसकी पीढ़ियां, तो वो ऐसे ही ठेला चलाता रह जाएगा। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है समाज का वो ऐसा है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर बनाएगा। उसका बेटा कभी अशोका यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएगा, उसका बेटा कभी जिंदल यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएगा। टीयू में बीए की फी है 3 साल की 24,000 रुपए, जिंदल में उसी की फी है 24 लाख रुपए 3 साल की, 8 लाख रुपया बनाम 8,000। इसीलिए सरकार ने बताया कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर जब नहीं मजबूत करोगे सरकारी स्कूलों के और विश्वविद्यालयों के, तो कहेंगे लोग क्या रही तो खराब है। क्या होता है प्राइवेट कॉलेज और स्कूल में? चीजें चमकती रहती हैं, भीतर खोखला रहता है। तो आपको सरकारी अस्पताल को मजबूत करना था, आपने क्या किया? कुत्ते को छोड़ दिया, वो घूम रहा है, उस पर जाके सो जा रहा है बेड पे। तो लोग डर के मारे कि इन्फेक्शन से मर जाएंगे हम। तो आप जब संस्थाओं को बढ़िया नहीं करोगे तो लोग भागेंगे वहां से। आप तोड़ देना चाहते हो क्योंकि इससे गरीब इंपावर होते हैं। भाई फ्री की शिक्षा से, फ्री के स्वास्थ्य से कौन एम्पावर होता है? गरीब आदमी। गरीब आदमी कौन है? ओबीसी, एससी और एसटी है। यही 95% है। इसमें सबसे ज्यादा एससी हैं, एसटी हैं, उसके बाद ओबीसी हैं। तो नारी वंदना क्या है फिर पीएम मोदी का? इसको लेकर बैठक भी हुई है, कार्यक्रम में भी हुआ जिसमें महिलाओं को बुलाया गया। तमाम महिलाएं जो है साड़ी पहन के आई थी, चर्चा कर रही थी। तो नारी वंदना का शुरुआत तो बड़ी जबरदस्त करी गई। कायदे से अगर नारी वंदना का किसी में साहस है तो मणिपुर चला जाए, वहां जाके वंदना करके दिखाए। उन पहलवान महिलाओं के पास चला जाए, उन बलात्कार पीड़ितों के पास चला जाए।
उन्हीं के एमएलए पर, कुलदीप सिंह सेंगर पर पूरे परिवार को मार डाला, उस पूरे परिवार को मार डाला, जघन्य हत्या। बेल मिल गई, बेल मिल गई। प्रधान माने हमारे माननीय नेता को उनका भी दुख साझा करना चाहिए ना, उनका भी वंदन और अभिनंदन करना चाहिए। ये सब शब्द जो है ना, वंदन अभिनंदन, देखने सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें कोई अर्थ नहीं है, बिना अर्थ के शब्द हैं। और जब शब्द बिना अर्थ के हो जाते हैं तो बेमानी हो जाते हैं। ये खाली लिप सर्विस है। ये शब्दों का मतलब है जब उनमें अर्थ हो, अर्थों का मूल्य हो, तब जाके उसका मतलब समझ में आता है। तो प्रधानमंत्री जो हैं वो केवल और केवल एक अपनी लिप सर्विस कर रहे हैं। ये केवल एक इस बिल की आड़ में डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को जस्टिफाई करना है और अपने जो पर्पज है उनके इन चुनावों में जो एसआईआर का मुद्दा है उसको दबाना है और लोगों का मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना उनका मुख्य उद्देश्य है। तो मेरा आखिरी और मुख्य सवाल है आपसे कि महिला आरक्षण बिल हम सभी को चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आप लोग कह रहे कोटे के अंदर कोटा देंगे तब बात बनेगी। कोटे के अंदर कोटा देखिए, और इसके अलावा क्या क्या मांग है महिला आरक्षण बिल में? मेरा जानना, मैं आपसे ये चाहती हूँ कि हिस्सेदारी की आप मांग कर रहे हैं वो हमें समझ आ गया, उसके अलावा क्या क्या चाहते हैं आप? देखिए हिस्सेदारी का ये मसला है कि वीमेन रिजर्वेशन बिल आप लागू करिए, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से क्यों कर रहे हैं आप? 2026 में जनगणना हो रही है, पुराने डेटा से तो और नुकसान होगा महिलाओं का। अभी जो बच्चियां पैदा हुई हैं 2011 में वो 15 साल की हो चुकी हैं। आप उनकी गणना करिए, रिजर्वेशन को लागू करिए, कोटा विद इन कोटा दीजिए, इंश्योर करिए, इससे देश इंपावर होगा। लेकिन वो नियत नहीं है, वो नियत नहीं है। नियत है तो करके दिखाएं। ये जो गेंद आप कह रही हैं, जब उन्होंने कहा ना कि आप विरोध करोगे तो मेरा वोट बढ़ेगा, अब ये उल्टा पड़ गया है। अब ना उनको विरोध करते खुद बन रहा है, ना समर्थन करते बन रहा है, क्योंकि उनका जो झूठ है वो पकड़ लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में खुद वो मुश्किल स्थिति में है जब 3 राज्यों में चुनाव है, माने 5 राज्यों में चुनाव है, खास करके बंगाल में, तमिलनाडु में। उससे पहले 3 दिन के पार्लियामेंट सेशन बुलाने का क्या मतलब था? जब ज्यादातर सांसद अपने क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं तो वो यहाँ आएंगे इस बिल पे चर्चा करने के लिए। इसका मतलब कि आप उन चुनावों में उनको प्रचार नहीं करने देना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हम हार रहे हैं तो वो भी हारे। तमिलनाडु और बंगाल में इनकी बहुत मजबूत स्थिति नहीं है, तमिलनाडु में तो इनकी प्रेजेंस नहीं है, बंगाल में तो ये मान लीजिए अपने जुगाड़ से लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो है ये कितना मतलब ये इसका लाने का क्या मतलब था? इस 3 दिन के सेशन का क्या मतलब था? आज शायद खत्म हो रहा है, 15, 16, 17 था। इस 3 दिन के पार्लियामेंट सेशन का कोई मतलब नहीं था। 23 को चुनाव है पश्चिम बंगाल से, 29 को भी चुनाव है। तो ये चुनाव को पूरी तरह से डिस्टर्ब करना, ध्यान भटकाना और उसकी आड़ में अपने मुद्दों पर बात करना था। आम जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाना और अपने मुद्दों पर बात करना था। और मुख्य तौर पर संदीप यादव प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी, कोटे के अंदर कोटा मिलेगा तब ये पता चलेगा कि SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण, महिला आरक्षण बिल में कितनी हिस्सेदारी दी जाएगी। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार इसे स्वीकार करती है या नहीं। इसको लेकर आंदोलन लगातार देखने को मिल रहे हैं। कल आपको हमने जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाई जहां पर महिलाएं एकजुट थी और मुख्यतः पिछड़े वर्ग की महिलाएं। तो वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी इसको लेकर एक बैठक देखने को मिली है। अब लगातार सवालों के बीच आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।